हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अध्याय 5 युद्ध क्षेत्र भाग 3 तीन अक्षर का। हाँ, तो सबसे पहले कौन आगे आएगा? आचार्य वीरसेन ने पूछा। वह विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए तैयार थे। उन्हें विद्यार्थियों के डर और साहस का परीक्षण करना था। किसी भी लड़के की आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पहल करना सबसे मुश्किल कार्य होता है। हाँ, चलो तुम आओ। आचार्य वीरसेन ने कतार में खड़े पहले लड़के को आगे आने का इशारा किया। तुम योद्धा हो, योद्धा। हर काम में आगे रहना तुम्हारे खून में होना चाहिए। आचार्य ने बच्चे का जोश बढ़ाते हुए उसे प्रोत्साहित किया। हाँ हाँ गुरुवर। लड़के के होंठ कँपकँपा रहे थे, मगर आचार्य वीरसेन के शब्दों के बाद उसमें हिम्मत आ गई थी। लड़का निकलकर कुछ कदम आगे आ गया। उसके आगे आ जाने के बाद आचार्य वीरसेन चहलकदमी करते हुए पीछे हटे। पीछे हटने के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाए। उनके मंत्र बुदबुदाते ही सामने की एक छोटी बर्फीली सतह पर दरारें आने लगी। फिर ठीक इसके अगले पल वहां बर्फ के टुकड़े नीचे गिर गए और पानी बाहर आ गया। आचार्य वीरसेन बोले, ये लो, मैंने यहाँ ठंडा पानी ला दिया है। अब इस ठंडे पानी में जाओ और अपने डर और साहस के अंतर्द्वंद का सामना करो। लड़का डरते हुए आगे बढ़ने लगा। उसके पैर वैसे वैसे कांप रहे थे जैसे जैसे वो पानी के नजदीक जा रहा था। पानी के नजदीक जाते ही वो तेजी से उसके अंदर गया। कुछ सेकंड रुको और फिर बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसकी हालत बुरी हो गई थी। उसे ठंड लगने लगी थी। शरीर में ठंड की सुरसुरी सी भी दौड़ रही थी। आचार्य वीरसेन ने बाकी के विद्यार्थियों को आगे आने के लिए कहा। तुम सब अब बारी बारी से आगे आओ। विद्यार्थियों की कतार में आगे वाले विद्यार्थी पानी के अंदर जाने लगे। हर कोई जितना जल्दी पानी के अंदर जाता उतना ही जल्दी बाहर आ जाता। धीरे धीरे लड़कों की बारी आयुध के पास आने वाली थी। आयुध अपनी जगह पर खड़े खड़े ही घबरा रहा था। उसने घबराते हुए वापस आर्य से कहा, क्या यहाँ से बचकर निकल जाने का कोई रास्ता नहीं है? तुम्हें कोई ऐसा जादू आता है जिससे तुम किसी को भी गायब कर सको? अगर आता है तो मुझे गायब कर दो। आर्य ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, गायब करने वाला क्या? मुझे तो कोई भी जादू नहीं आता। धत तेरी की। आयुध खुद को कोसता हुआ बोला, कल रात तुम लोग मुझे वापस ना लेकर आते तो ये हालात ना देखने को मिलते। मैं तो कभी आश्रम में भी नहीं नहाता, वो भी तब जब पानी गर्म होता है। अब मुझे यहाँ ठंडे पानी में जाना पड़ेगा। उसके कहते कहते उसकी बारी आ गई। सभी लड़कों के आगे बढ़ने का सिलसिला रुक गया था, क्योंकि आयुध अपने ही जगह पर खड़ा बड़बड़ कर रहा था। उसे ना चलता देख आचार्य वीरसेन ने तेज आवाज में कहा, आगे बढ़ो योद्धा। तुम योद्धा हो और योद्धा कभी रुकता नहीं। आयुध ने तेज तेज सांसें ली और धीरे धीरे बर्फीले पानी की तरफ बढ़ने लगा। उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो बचकर निकल सके। पानी में तो उसे जाना ही था। यही सोचकर उसने अपनी आंखें बंद की और तेजी से पानी में घुस गया। इसके बाद वो उसी समय ही बाहर निकल गया। पानी से भीगने के बाद वो कांपता हुआ वहां जाकर खड़ा हो गया जहां पहले ही काफी सारे भीगे हुए विद्यार्थी खड़े थे। धीरे धीरे और विद्यार्थी पानी में जाने लगे और एक समय ऐसा भी आया जब आर्य की पानी में जाने की बारी आई। आर्य पानी की तरफ बढ़ रहा था तो उसे अपने बाबा के कुछ शब्द याद आए। उसके बाबा ने कहा था, कभी भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन बिना किसी कार्य के मत करना। महान इंसान बनने के लिए शक्तियां नहीं बल्कि इंसानियत चाहिए। आर्य ने उन शब्दों को याद किया और पानी में चला गया। उसे पानी में ठंड के एहसास नहीं हुए थे, मगर इसके बावजूद वो जल्दी बाहर आ गया। उसे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करना था। बाहर आने के बाद उसकी हालत बाकी विद्यार्थियों की तरह नहीं थी। वो ठंड से कांप नहीं रहा था, लेकिन इस बात पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। आर्य के बाद बाकी के विद्यार्थियों का पानी में आने जाने का सिलसिला जारी हुआ। सभी विद्यार्थियों के पानी में से निकल जाने के बाद आचार्य वीरसेन ने कहा, आज तुम लोगों ने ठंडे पानी का सामना कर दिखा दिया कि तुम लोग अपने डर का सामना कर सकते हो। तुम लोग डर के सामने अपना साहस जुटा सकते हो, भले ही ये कुछ ही समय के लिए क्यों ना हो। अंकों के आधार पर जिस विद्यार्थी ने आज सबसे ज्यादा ठंडे पानी में समय व्यतीत किया, उसका नाम ताक्षणु है। उन्होंने एक विद्यार्थी का नाम लिया जो वहीं विद्यार्थियों के झुंड में मौजूद था।
सभी ने तालियां बजाईं। इसके बाद आचार्य वीरसेन बोले, आज तुम लोगों के लिए इतना ही अभ्यास था। योद्धा बनने से पहले तुम लोगों का डर निकालना जरूरी है, और वो मैं निकाल रहा हूं। अब कल तुम लोगों के अगले चरण की शुरुआत होगी, जिसमें सभी को तलवारें पकड़ाई जाएंगी। जो विद्यार्थी तलवारबाजी पहले से ही जानते हैं वो अलग अभ्यास करेंगे, और जो विद्यार्थी तलवारबाजी नहीं जानते या फिर जो नए हैं वो अलग अभ्यास करेंगे। अब तुम लोग यहाँ कुछ देर के लिए बातें कर सकते हो। रात को ठीक 8:30 बजे युद्ध क्षेत्र से जाने की अनुमति मिल जाएगी। इतना कहकर आचार्य वीरसेन वहां से चले गए, जबकि विद्यार्थियों का झुंड इधर उधर फैल गया। दूसरी ओर लड़कियों को अभी भी जादू सिखाया जा रहा था। वहां लड़कियों में शामिल हिना जोर शोर से अपनी नीली रोशनी वाले जादू का अभ्यास कर रही थी। आर्य ने कुछ देर के लिए उसे देखा, जिस पर आयुध ने भी गौर किया। रात के 8:30 बजते बजते लड़कियों की शिक्षा भी पूरी हो गई थी, और सभी एक साथ युद्ध क्षेत्र से वापस आश्रम के लिए चल पड़े। 3 अक्षर का। रात के 9 बजे सब खाना खाने के लिए इकट्ठा हो गए थे। आर्य और आयुध ने आकर अपने कपड़े बदल लिए थे, जबकि हिना अपने पहले वाले कपड़ों में ही थी। आयुध भोजनालय में काम करता था, इसलिए वो खाना परोस रहा था, जबकि हिना और आर्य एक दूसरे के पास पास बैठे थे। वो दोनों इतना पास थे कि उनकी बाहें भी आपस में टकरा रही थी। हिना आयुध को देखते हुए बोली, मैं सोच रही हूं क्यों न अपने भाई को भोजनालय से हटाकर तलवारबाजी सिखाने के लिए ही लगा दूं। भोजनालय में उसका ध्यान भटकता रहता है, जबकि तलवारबाजी में उसके अंदर जोश आएगा। आर्य ने भी आयुध की तरफ देखा। तुम्हें नहीं लगता इसमें उसकी मर्जी होनी चाहिए? वो आखिर करना क्या चाहता है? उसे इतनी अकल कहाँ है? मैं तो जब भी उसे देखती हूँ तो यही लगता कि वो बस आश्रम छोड़ना चाहता है। पता नहीं किसने उसके दिमाग में ऐसी सोच डाल दी। वो इसके अलावा मुझसे अब किसी दूसरी चीज के बारे में बात ही नहीं करता। तंग आकर तो मैंने उसे तुम्हारी निगरानी में रखा। तुमने ये जानने की कोशिश की क्या कि वो आश्रम क्यों छोड़ना चाहता है? मतलब कल रात जब हमने उससे पूछा था तो उसने कहा मेरा यहाँ दम घुटता है। ये कोई ऐसा जवाब नहीं जो आश्रम छोड़ने का बड़ा कारण हो। इस तरह की चीजों की वजह से कोई भी कभी किसी जगह को छोड़कर नहीं जाता। मैंने ये जानने की कोशिश तो नहीं की अभी तक, हिना खाना खाते हुए बोली, लेकिन मुझे नहीं लगता उसके पास कोई बड़ा कारण होगा। उसकी बस जिद है आश्रम छोड़ने की, और अगर कोई बड़ा कारण होगा भी तो तुम उससे पूछ सकते हो। अब वो तुम्हारी निगरानी में है और रात को तुम्हारे पास ही सोएगा। ये एक अच्छा मौका होगा तुम्हारे लिए। आर्य हंसता हुआ बोला, तुम्हें लगता है वो मुझे बता देगा? हैं? उसने जब तुम्हें नहीं बताया तो मुझे क्या बताएगा? मेरा तो उससे कोई रिश्ता भी नहीं। लेकिन हिना अपनी बातों को टुकड़ों में तोड़ते हुए बोली, मैंने सुना है लड़कों की आपस में ज्यादा बनती हैं। वो वापस सामान्य हो गई। इस वजह से वो एक दूसरे से कुछ खास छुपाते नहीं। तुम अपनी तरफ से कोशिश करना, क्या पता तुम्हें कामयाबी मिल जाए। मैं इस बारे में अपनी तरफ से कोशिश जरूर करूंगा। आर्य ने हामी भर दी और उसके बाद वापस आयुध की तरफ देखा। वो पहले से ही उसे ही घूर रहा था, लेकिन सावधानी से। जल्द ही सभी ने खाना खा लिया। आर्य और हिना खाना खाने के बाद बाहर हाथ धो रहे थे। हिना हाथ धोते हुए बोली, मैंने तुम्हें अब लगभग आश्रम के बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम्हें आश्रम की ना जाने वाली जगहों के बारे में और दिनचर्या के बारे में भी सब पता चल गया है। फिर नियम और कायदे भी बता दिए। तो अब तुम। हिना इतना कहकर चुप कर गई। अब तुम क्या? हिना ने अपने हाथ धोए और वहां मौजूद कपड़े से साफ करते हुए बोली, अब तुम यहाँ आश्रम में खुद से घूम फिर सकते हो। एक तरह से तुम अब यहाँ के आजाद विद्यार्थी हो और तुम्हें कहीं भी जाने के लिए मेरा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो क्या अब हमारी आगे मुलाकात नहीं होगी? क्या हमारी मुलाकात यहीं तक थी? मैं तो तुम्हारे भाई को भी अपने पास रखकर संभाल रहा हूँ। आर्य सब कुछ जल्दी जल्दी में और सवालिया अंदाज में पूछ रहा था। हिना ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं बोला। हम आगे भी मिलते रहेंगे, मगर अब मैं तुमसे आश्रम की दिनचर्या या क्या करना है इस विषय को लेकर नहीं मिलूंगी। अब हमारी मुलाकातें दोस्तों की तरह होगी, जैसी आश्रम में बाकी लोगों की होती है। आर्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतने में हिना का भाई आयुध भी खाना खाकर बाहर आ गया।
हिना और आर्य दोनों पास पास ही खड़े थे। आयुध जानबूझकर उन दोनों के बीच में से निकला और उन्हें दूर दूर कर दिया। वह उन दोनों के बीच में से निकलकर हाथ धोने लगा था। हिना वापस आर्य के करीब आई और बोली, चलो मैं चलती हूं अब। आज दीवार पर घूमने का मन भी नहीं है। तुम मेरे भाई के साथ आराम से रहना। इसके बाद उसने हाथ धो रहे आयुध से कहा, और आयुध, तुम भी आर्य को तंग मत करना। आयुध का चेहरा दूसरी तरफ था। वहां उसने गुस्से वाला मुंह बनाते हुए कहा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा मेरी प्यारी बहन। वह हाथ साफ करने लगा तो वहां उसने हाथ साफ करने वाले कपड़े को बुरी तरह से नोच दिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मैनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अध्याय 6, अनजान शख्स, भाग 2। 3x3। आर्य और आयुध आश्रम की दीवार पर आकर टहलने लगे थे। वो सामने वाली दीवार पर थे, जबकि कल आर्य हिना के साथ आश्रम की पिछली दीवार पर गया था। यहां दोनों ही चहलकदमी करते हुए सामने के बर्फीले मैदानों को देख रहे थे। दूर दूर तक सिवाय सफेद बर्फीले मैदानों के और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आयुध ने आर्य से अब की बार सवाल किया, तुम यहां आने से पहले कहां रहते थे और आते वक्त तुम्हारे साथ हुआ क्या? आर्य ने कल इस बात का जवाब हिना को भी दिया था। उसने आयुध को भी वही जवाब देते हुए कहा, मुझे इस बारे में तो नहीं पता मैं कहां रहता था, मगर वो जो भी जगह थी जंगल के अंदर बनी हुई थी। जंगल के अंदर हमारा घर था जहां हम रहते थे, मैं और मेरे बाबा। मुझे जहां तक याद है वहां तक मुझे यही पता है कि मेरा लालन पोषण मेरे बाबा ने ही किया है। मेरे माँ बाप कौन थे और वो क्या करते थे मुझे इस बारे में नहीं पता। अगर मैं इस आश्रम का हिस्सा हूं तो शायद अंदाजे के तौर पर कहा जा सकता कि वो भी इस आश्रम का हिस्सा थे। और तुम्हारे यहां आने की कहानी? हम पर कुछ अंधेरी परछाइयों ने हमला कर दिया था। वो बिना चेहरे वाली अंधेरी परछाइयां थीं, जिनके चेहरे वाली जगह पर धुआं तैर रहा था। मुझे उनके हमले वाला दिन हमेशा याद रहेगा। उनके आने से पहले पूरा आसमान काला पड़ गया था। मैं उस वक्त पानी में नहा रहा था तो वो पानी भी काला हो गया था। इसके बाद उनका मेरे बाबा से सामना हुआ। मेरे बाबा ने मेरी जान बचाने के लिए मुझे यहां आश्रम भेज दिया, जबकि वो खुद उनके हाथों मारे गए। सुनकर काफी अफसोस हुआ। आयुध ने मायूसी जताई। अपनों को खोने का दर्द बहुत बड़ा होता है और मैं इसे समझ सकता हूं। मेरी बहन भी इसे समझती है। जिस तरह से तुमने अपने बाबा को खोया, उसी तरह से हमने अपने माँ बाप को खोया था। हम दिल्ली के रहने वाले थे, एक मिडिल क्लास फैमिली में। वहां हमारे दिन अच्छे और खुशहाल थे। एक रात हम लोग खाना खा रहे थे, तभी हमारे घर की दीवारें कांपने लगीं। दीवारों के कांपने के बाद शीशे के टूटने का सिलसिला जारी हुआ। इसके बाद कुछ अंधेरी परछाइयां आईं और हमें चारों तरफ से घेर लिया। उनके भी चेहरे नहीं थे। मेरे पापा पिता ने हम दोनों को बचाने के लिए आश्रम भेज दिया, जबकि खुद उनसे लड़ते हुए मारे गए। हम लोगों ने उनके मरने की खबर दिल्ली के न्यूज़पेपर में पढ़ी थी। उसमें यह लिखा गया था कि घर गिरने की वजह से मेरे माता पिता की मौत हो गई है, जबकि हकीकत हमारे और इस आश्रम के अलावा और कोई नहीं जानता था। ये सोचता हुआ बोला, वो शायद इसलिए क्योंकि उनका वास्ता हमारी असली दुनिया से नहीं है। हमारी असली दुनिया को यही लगता है कि इस तरह की चीजें होती ही नहीं। हाँ, आयुध ने भी उसका साथ दिया। असली दुनिया इससे पूरी तरह से बेखबर है। उन्हें तो ये तक नहीं पता कि शैतानों के शहंशाह नाम का एक ताकतवर शख्स उनकी दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश में है। उनकी पूरी सेना शैतान के शहंशाह को यहाँ दुनिया में लाकर उन पर कब्जा कर लेंगे। कभी कभी मुझे इंसानों की चिंता होती है, ना जाने तब क्या होगा जब शैतान आ जाएगा। तुम्हें लगता है वो आएगा? आर्य तुरंत उसकी तरफ पलटता हुआ बोला, मतलब आश्रम वाले जी जान से शैतान को आने से रोकने के लिए लगे हुए हैं। वो दो छड़ियां जिनका बार बार जिक्र होता, वो आश्रम की सुरक्षा में है। जब तक आश्रम उन दोनों छड़ियों की सुरक्षा कर रहा है, तब तक शैतान अपने मकसद में कामयाब नहीं होने वाला। आयुध हंसने लगा। तुम शैतान को कम समझने की भूल मत करो, ना ही उनकी सेना को। तुम्हें पता है ना, वो लोग भी जी जान से उन छड़ियों को हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है। आज नहीं सही तो कल उन्हें सफलता मिल ही जाएगी, और जब उन्हें सफलता मिल जाएगी तो शैतान को आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर बस तबाही ही तबाही होगी। शैतान इस दुनिया पर कब्जा कर लेगा।
और भविष्यवाणी वाला लड़का, तुम्हें क्या लगता है वो दुनिया को नहीं बचाएगा? ऐसा तो तब होगा ना जब भविष्यवाणी वाले लड़के का पता चलेगा। अभी तो कोई जानता भी नहीं वो है कहाँ। आर्य मुस्कुराकर अपने बाबा की एक बात को याद करने लगा। बाबा ने वो बात कहानी में कही थी, ऐसी कहानी जो असल में हकीकत थी। हालांकि उन्होंने भी कभी भविष्यवाणी वाले लड़के का जिक्र नहीं किया, मगर उनकी बातें उसके इर्द गिर्द ही घूमती थीं। वो कहा करते थे, भविष्यवाणी में जिस लड़के का जिक्र किया गया है वो सबके लिए उम्मीद बनेगा। जब ऐसा समय आएगा कि लोग अपनी हिम्मत हारने लगेंगे, तब वो लड़का उम्मीद के तौर पर सामने आएगा। वो सबकी उम्मीद बनेगा। इसके बाद उसके बाबा उसकी तरफ उंगली करके कहते थे, तुम उम्मीद हो। मगर वो इन बातों का कभी मतलब नहीं समझ पाया था। आज भी इन बातों का मतलब उसके दिमाग की समझ से बाहर था। जो चीजें उसे अपने बाबा की बातों से समझ आई थीं, वो बस यही थीं कि अंधेरे और शैतान जैसी कोई चीज होती है। उनसे लड़ने वाला समुदाय का भी अस्तित्व है। वह खुद भी उस समुदाय का अब हिस्सा था। आयुध ने आर्य को झकझोरा। वो अपने बाबा की बात को याद करते वक्त खो गया था। मगर आयुध उसे सिर्फ झकझोर नहीं रहा था, बल्कि कुछ और भी कह रहा था। वह उसे किसी दिशा की तरफ देखने के लिए कह रहा था। आर्य ने उस तरफ देखा। आयुध बोला, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? हाँ, आर्य ने हाँ में सर हिला दिया। वो दोनों ही खंडहर जैसे दिखने वाले किले को देख रहे थे। वहां कोई किले के लोहे वाले दरवाजे के सामने खड़ा था, किसी अजीब सी डंडे वाली छड़ के साथ। आयुध ने आर्य को उसी तरफ देखने के लिए कहा था। आयुध बोला, कोई इस वक्त किले के सामने खड़ा है, मगर समझ में नहीं आ रहा क्यों। यहाँ किले के आसपास भटकना मना है, खासकर रात को। आज दोपहर को मैंने खबर सुनी थी कि तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था। उसके बाद आचार्य वर्धन ने सभी को किले के आसपास भटकने से मना कर दिया था। आर्य दीवार के पास आकर उस पर हाथ रखते हुए बोला, अगर आचार्य वर्धन ने सबको किले के आसपास भटकने से मना कर दिया था, तो ये कौन है जो अब किले के सामने खड़ा है? आर्य ने दूर से सामने खड़े शख्स के कपड़ों पर गौर किया। उसने सफेद रंग का चोगा पहन रखा था, सर ढका हुआ था और उसकी पीठ उन दोनों की ओर थी। आयुध बोला, तुम सफेद चोगे को देख रहे हो? आर्य उसे अभी अभी देखकर हटा था। हाँ, मैं देख रहा हूं। यहाँ आश्रम में काफी कम लोग हैं जो सफेद चोगा पहनते हैं। काफी कम नहीं, बल्कि सिर्फ 7 ही लोग। आयुध ने उसकी बात को काटते हुए कहा, यहाँ आश्रम में सिर्फ 7 लोग ही सफेद चोगा पहनते हैं, जिनमें सिर्फ और सिर्फ आश्रम की आचार्य शामिल है। 11 आचार्य में से 3 महिला आचार्य हैं जो गुलाबी रंग का चोगा पहनती हैं, जबकि आचार्य वर्धन सुनहरे रंग का चोगा पहनते हैं। इसके बाद बाकी के 7 आचार्य सफेद रंग के चोगे को पहनते हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब इस वक्त किले के बाहर सफेद चोगा पहनने वाले 7 आचार्यों में से कोई एक खड़ा है? आयुध भी अब आर्य की तरह दीवार पर हाथ रखकर खड़ा था। उसने आर्य की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, उनमें से ही कोई एक होगे। शायद सुबह किले वाले हादसे के बाद निगरानी करने के लिए आए होंगे, ये देखने के लिए कि कोई यहाँ आसपास तो नहीं घूम रहा। सुरक्षा के नजरिए से ऐसा होता रहता है। आर्य का ध्यान सिर्फ सामने की ओर था। क्या इसमें आचार्य किले के अंदर जाकर भी देखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आयुध ने तुरंत सर झटककर ना में हिला दिया। उसने अभी तक सामने की तरफ नहीं देखा था। किले के अंदर जाना किसी भी आचार्य के लिए नामुमकिन है। वहां के खतरनाक जादू का तोड़ कोई नहीं जानता। मगर मुझे सामने दिखाई दे रहा है कि जो आचार्य किले के बाहर खड़े थे, वो अब उसके अंदर जा रहे हैं। ये सुनते ही आयुध ने किले की तरफ देखा। किले के सामने दिखाई देने वाले आचार्य अब किले के अंदर जाते हुए दरवाजे के पास चले गए थे। वहां उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी अजीब सी डंडे वाली छड़ को ऊपर किया, जिसके तुरंत बाद किले के दरवाजे खुल गए। ये देखकर आयुध सिर्फ चौंका ही नहीं, बल्कि वो पूरी तरह से स्तब्ध भी रह गया। उसने हैरानी वाले अंदाज में कहा, असंभव, ये पूरी तरह से असंभव है। आयुध तुरंत दीवार से नीचे उतरने वाली सीढ़ियों की तरफ बढ़ चला। आर्य भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। आर्य ने उसके पीछे चलते हुए पूछा, अब तुम कहाँ जा रहे हो? आयुध ने जवाब दिया, किले के अंदर। आश्रम का कोई भी आचार्य किले के अंदर नहीं जा सकता, और मुझे किले के अंदर जाकर देखना है कि ये कौन सा आचार्य है जो अभी अंदर गया है। आर्य आगे बढ़ा और उसने आयुध को पकड़कर रोक लिया। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? सुबह हम लोग सिर्फ उसके दरवाजे तक गए थे। वहां किला हमारी जान लेने पर उतारू हो गया था। किले के जादुई मंत्र किसी को नहीं बख्शते।
मगर अभी तुम्हारे सामने ही तो आचार्य अंदर गए हैं। जब वो अंदर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? वो आचार्य हैं और तुम और मैं, हम आचार्यों से अपना मुकाबला नहीं कर सकते। फिर तुमने देखा क्या? उनके पास कोई अजीब सी चीज भी थी। उस अजीब सी चीज को ऊपर करने के बाद ही दरवाजे खुले। हमारे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है। हम जाएंगे तो खतरे में ही पड़ेंगे। आयुध ने खुद को रोक लिया। खुद को रोक लेने के बाद उसने सवालिया अंदाज में आर्य से पूछा, तो फिर तुम्हारे हिसाब से अभी हमें क्या करना चाहिए? आर्य सोचने लगा। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने कहा, मेरे ख्याल से इस मौके पर तो तुम्हारी बहन ही हमारे काम आ सकती है। उसे जादू भी आता है और हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि उसमें हमसे ज्यादा काबिलियत है। तुम मेरी बहन से मदद लेने के बारे में सोच रहे हो? हाँ, बिल्कुल। इस मौके पर सिर्फ वही हमारे काम आ सकती है। वही हमें बताएगी कि हमें क्या करना चाहिए। आयुध भी सोचने लगा। मेरे ख्याल से तुम सही हो। ऐसे मौकों पर मेरी बहन काफी फायदेमंद साबित होती है। हमें हिना से ही बात करनी चाहिए। चलो जल्दी जाकर हिना से बात करें। दोनों में सहमति हुई और दोनों ही हिना के कमरे की तरफ चल पड़े। वहीं जिस किले के दरवाजे अब तक खुले हुए थे, वो पूरी तरह से बंद हो गए। किले का दरवाजा बंद हो जाने के बाद सब कुछ वैसा ही हो गया जैसे पहले था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई किले के अंदर गया है। सब बिल्कुल शांत और सुनसान पड़ा था, एक अजीब सी चुप्पी के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अध्याय 6, अनजान शख्स, भाग 3। तीसरा। आर्य और आयुध ने आकर हिना के कमरे का दरवाजा खटखटाया। हिना ने जब दरवाजा खोला तो वो उवासी ले रही थी। उसकी उवासी पूरी हुई तो उसने अपने सामने आर्य और आयुध को खड़े हुए देखा। हिना ने उन दोनों से पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों इतनी रात को मेरे कमरे का दरवाजा क्यों पीट रहे हो? क्या तुम लोगों के कमरे में कोई सांप घुस आया है? आयुध हिना से तुरंत बोला, ये मजाक की बात नहीं है हिना। हम तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिसे सुनकर तुम मजाक करना भूल जाओगी। ये एक खतरनाक बात है। हिना ने आयुध को घूरा। इसके बाद उसने घूर कर आर्य को देखा। आर्य ने आयुध की बात में बात मिलाते हुए कहा, यह बिल्कुल सही कह रहा है हिना। हमने कुछ ऐसा देखा है जिस पर विश्वास करना हमारे लिए भी मुश्किल है। मगर क्या? दोनों की बात सुनकर हिना ने उनसे पूछा। आयुध ने लंबी सांस ली और फिर एक ही झटके में सब कुछ बता दिया। उसने हिना को किले के सामने खड़े आचार्य के बारे में बताया, जो सफेद चोंगे में था। एक बार के लिए तो हिना को आयुध की बात पर यकीन नहीं हुआ, मगर इसके बाद आर्य ने फिर से दोबारा इसी बात को दोहराया। दोनों के कहने पर वो इस बात को टाल नहीं सकी। कुछ ही देर बाद वो तीनों ही किले की तरफ जा रहे थे। हिना किले की तरफ चलते हुए बोली, तुम लोगों को पक्का कोई वहम तो नहीं हुआ? किले में जाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, फिर सबको मना भी है। आर्य हिना को जवाब देते हुए बोल पड़ा, हर एक चीज वहम नहीं होती। रात भी हिना वहम का कह रही थी तो उसने ये बात कही, मैंने अपनी आंखों से देखा था और मेरे साथ तुम्हारा भाई भी था और उसने भी अपनी आंखों से देखा था। आयुध साथ लगते ही बोला, मुझे पता है तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा, मगर यही सच्चाई है। हमारे आश्रम का एक सफेद चोंगे वाला आचार्य किले में गया है। तुम लोगों ने तो ये भी कहा था ना कि उसके पास कोई अजीब सी चीज थी। हिना ने याद किया कि ये बात आर्य ने कही थी। आयुध ने उसे इस बारे में नहीं बताया था। हाँ, आयुध ने हिना को जवाब दिया। वो अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। उसे ना तो सफेद रोशनी कहा जा सकता है, ना ही काली। किसी डंडे के ऊपरी सिरे पर लगी हुई थी। अचानक हिना के चलते हुए कदम रुक गए। आर्य और आयुध भी अपनी जगह पर रुक गए। उन दोनों ने पलटकर पीछे देखा। हिना किसी गहरे सदमे में खोई हुई लग रही थी। हिना ने उन दोनों से कहा, क्या तुम दोनों ने सच में इस तरह की चीज देखी? ऐसी चीज जिससे ना तो सफेद रोशनी निकल रही थी, ना ही काली। आर्य याद करता हुआ बोला, हम तुम्हें साफ साफ तो नहीं बता सकते, मगर वो ऐसी ही चीज थी। ऐसी चीज जिससे ना तो काली रोशनी निकल रही थी, ना ही सफेद। तुम इसे इन दोनों का मिला जुला मिश्रण कह सकते हो। ऐसी रोशनी जिसमें ये दोनों ही तरह की चीजें थीं, सफेद भी और काली भी। आयुध को बोला, एक मिनट रुको, हम इसे मिला जुला मिश्रण भी नहीं कह सकते। वो ना तो सफेद थी, ना ही काली, बस एक अजीब सी चमक थी।
आर्य ने उससे कहा, मैं बस उस अजीब सी चमक को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। शायद उसका रूप कुछ इसी तरह का था। वो सफेद भी थी और काली भी। हिना उन दोनों से बोली, चुप रहो तुम दोनों। तुम दोनों को इस बात का अंदाजा भी नहीं कि तुम किस चीज की बात कर रहे हो। वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, बल्कि काली छड़ है। जादू करने के लिए बनी सबसे ताकतवर छड़, जिसे बनाया भी शैतानों की दुनिया में गया है। वो उन दो छोड़ों में से एक है जो शैतान के शहंशाह को आजाद करवाने के लिए चाहिए। आर्य और आयुध के लिए ये दूसरा गूजबम था। पहला गूजबम उन्हें तब मिला था जब उन्होंने किले में किसी आचार्य को जाते हुए देखा था। आयुध अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला, काली छड़, वो इस तरह की दिखती है, इतनी भयंकर। हाँ, हिना वापस सामने की ओर चलने लगी। उसने अपने किले के तरफ जाने वाले सफर को फिर से शुरू कर लिया था, मगर उसे तो आश्रम की गुफा में एक बड़ी सुरक्षा के अंदर रखा गया है। उसका बाहर आना मुश्किल है। उसका मन अपने बाल नोचने का कर रहा था, मगर मुश्किल तो किसी किले में भी जाना है। समझ में नहीं आ रहा यहाँ आखिर हो क्या रहा है। हर किसी को पता है कि किले में अंधेरी परछाइयों को बड़ी संख्या में कैद करके रखा गया है। ऐसे में कोई अगर काली छड़ को लेकर उनके पास जाएगा तो आश्रम में तबाही मच जाएगी। तुम कहना क्या चाहती हो? आर्य बोला। आखिर काली छड़ को कोई वहां ले गया तो क्या होगा? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? हिना आर्य की तरफ देखते हुए बोली, इसका यही मतलब हुआ कि कोई वहां उन अंधेरी परछाइयों को आजाद कर काली छड़ उन्हें सौंपना चाहता है। कोई एक तरीके से आश्रम के साथ गद्दारी कर रहा है। कोई आश्रम का एक आचार्य अंधेरी परछाइयों के साथ मिल गया है। वो उनकी मदद कर रहा है। अब जाकर आर्य को हिना की बात समझ में आई। आयुध भी इसे समझ चुका था। आयुध ने कहा, मगर हमारे आश्रम का कोई आचार्य ऐसा क्यों करेगा? आखिर किसी को अंधेरे का साथ देने से क्या मिल जाएगा? इससे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा और आश्रम का नुकसान होगा। हाँ, हिना बोली, इसमें किसी भी मायने में हमारे आश्रम का फायदा नहीं होने वाला। इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। अगर अंधेरी परछाइयां आजाद हो गई और उन्हें काली छड़ भी मिल गई तो उन्हें आश्रम का सुरक्षा चक्कर भी नहीं रोक पाएगा। काली छड़ ताकतवर होने के कारण आश्रम के सुरक्षा चक्कर को पलक झपकते ही खत्म कर सकती है। तीनों ही किले के पास पहुंच गए थे। इस वक्त किले का लोहे वाला दरवाजा बंद पड़ा था। बंद दरवाजे को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यहां से कोई अंदर गया है। हिना ने वो बंद दरवाजा देखा। इसके बाद उसने लोहे वाले दरवाजे के दूसरी ओर देखा। वहां किले का दरवाजा भी बंद पड़ा था। हिना उन दोनों से बोली, किले के दोनों ही दरवाजे बंद पड़े हैं। सच सच बताओ, तुम लोगों को कोई वहम तो नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोगों ने कुछ और देख लिया हो, कोई ऐसी चीज जो इससे मिलती जुलती हो? आयुध लगभग गुस्से में बोला, हमने तुम्हें कितनी बार बताया कि हमें वहम नहीं हुआ। तुम हर बार ये वहम वाला राग मत अलापा करो। अगर हमें वहम होता भी तो हम तुम्हें वो काली छड़ी वाली चीज नहीं बता पाते। उसके बारे में मुझे तो पता ही नहीं था, और आर्य नया आया है तो उसे कैसे पता होगा? हिना आयुध से बोली, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मैं बस यहाँ के हालात देखकर बता रही हूँ। यहाँ के हालातों से मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई अंदर गया होगा। आर्य उन दोनों को बात करता छोड़ सलाखों के पास चला गया। वहां उसने एक नजर किले की तरफ देखा और फिर नीचे बर्फीली जमीन देखी। वहां उसे जूतों के निशान दिखाई दिए थे। उसने उन दोनों से कहा, तुम दोनों को यहाँ आकर देखना चाहिए। इसके बाद इस बात को लेकर बहस नहीं होगी कि ये हमारा वहम है या नहीं। हिना और आयुध दोनों आगे आए। आगे आ जाने के बाद उन्होंने झुककर जूतों के निशान को देखा। हवा के कारण जूतों के निशान गायब हो रहे थे, मगर अभी भी उनकी छवि बनी हुई थी। जूतों के निशान आगे सामने की ओर जाते हुए अंदर किले के मुख्य दरवाजे की ओर जा रहे थे। हिना आर्य के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मतलब ये सच है, इस किले के अंदर कोई तो गया है। आयुध बोला, कोई ऐसा जिसने सफेद चोंगा पहन रखा था। हम सच कह रहे हैं। तुम अब ये मत सोचना कि ये भी हमारा वहम है। हमने आश्रम की दीवार पर से इसे अपनी स्पष्ट नजरों से देखा था। मैं नहीं कहूंगी, हिना बोली और आगे बढ़कर सलाखों को छूने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने सलाखों को हाथ लगाया उसे बिजली का झटका लगा। ओ नहीं! बिजली के बड़े झटके के लगने के बाद उसने कहा, आचार्य वर्धन ने इसे अपने जादू से और भी ज्यादा सुरक्षित कर दिया है। हम अंदर जाकर नहीं पता कर सकते हैं कि वो कौन सा आचार्य है। आयुध ने सलाखों को हाथ लगाया तो उसे भी बिजली का झटका लगा। उसने खुद को बिजली के झटके से संभालते हुए अपने हाथ मसले, मगर जो आचार्य अंदर गए थे उन्हें कुछ भी नहीं हुआ।
उन्हें जादू का तोड़ पता होगा, हिना बोली। वैसे भी आश्रम के आचार्य जादू में हम लोगों से कई गुना आगे हैं। उनके लिए ये सब करना बाएं हाथ का काम होगा। अगर हम अभी अंदर जा पाते तो अभी के अभी अंदर जाने वाले आचार्य का राज सामने आ जाता। आर्य ने भी एक दफा दरवाजे को हाथ लगाया। बाकियों की तरह उसे भी बिजली का झटका लगा। आर्य ने दरवाजे को हाथ लगाने से पहले ये सोचा था कि क्या पता उसकी खास क्षमता की वजह से उस पर असर ना हो, मगर उस पर भी बिजली का असर हुआ। आर्य बोला, तो अभी हम इस वक्त उस आचार्य के बारे में पता नहीं कर सकते जो इस किले के अंदर गया है। हिना ने नाम सर हिला दिया। आयुध बोला, तो हमें आश्रम के आचार्यों के पास जाकर उनसे बात करनी चाहिए। आचार्य वर्धन से बात करते हैं। तुम नहीं कर पाओगे, हिना बोली। सुरक्षा चक्कर को मजबूत करने वाला शक्ति मंत्र आज भी चल रहा है। ये कल भी चलेगा। अभी इस वक्त आश्रम में ना तो कोई आचार्य हमें मिलने वाला है, ना ही कोई गुरु। अब ये जो भी राज है, इससे पर्दा सुबह ही उठेगा। सुबह ही पता चलेगा आश्रम का कौन सा आचार्य अंधेरे से मिला है। लेकिन मगर सुबह कैसे? आर्य ने सवाल पूछा। शक्ति मंत्र में सभी आचार्यों को उपस्थित रहना होता है। ऐसे में आज एक आचार्य वहां नहीं होगा, और वो कौन सा आचार्य है ये वहां के आचार्यों को भी पता रहेगा। इसलिए सुबह हम जब बताएंगे तो वो अपने आप समझ जाएंगे कि किस आचार्य ने गद्दारी की है। उसके बाद उनका पर्दाफाश हो जाएगा। फिर आगे क्या करना है ये आश्रम के आचार्य निर्धारित कर लेंगे। आयुध ने हिना के इस बात पर विचार किया। उसने कहीं न कहीं सही निष्कर्ष निकाला था। उसकी सोच पर आयुध बोला, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। इस आचार्य का राज सुबह बाहर आ जाएगा। ये किसी भी तरीके से बचने वाला नहीं। आर्य ने इस मौके पर कुछ भी नहीं कहा। ऐसा नहीं था कि उसे हिना पर किसी तरह का शक था। उसकी सोच बिल्कुल सही थी, मगर इसके बावजूद उसका कुछ बोलने का मन नहीं किया। वो खामोश खड़ा रहा, ठीक उस किले के सामने जो अंधेरे में डूबा एक बेजान किला था। उस किले में आश्रम का कोई आचार्य गया था, जिसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कौन था। हमार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और हजारों हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अध्याय 7, कौन है वो? भाग 1, 3 तारें। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही आर्य, हिना और आयुध ने अपनी तैयारियां कर ली थीं। 7 बजते ही वो कार्यालय की तरफ चल पड़े थे। रात को हिना ने जाने से पहले बताया था कि सुबह एक बार के लिए सभी आचार्य कार्यालय में मिलेंगे। ये एक अच्छा मौका होगा सबसे साथ में बात करने का। चलते चलते आयुध बोला, हिना देखो तो सरी, हमारे आश्रम के अंदर कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, वो भी हमारे आश्रम के आचार्यों के द्वारा। हाँ, हिना बोली, बेईमानी का कोई ओहदा नहीं होता। बेईमानी करने वाले को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से ओहदे पर है और कौन से पर नहीं। उसे बस बेईमानी करनी होती है। आर्य बोला, लेकिन फिर भी इसकी कोई हद तो होनी चाहिए थी। बेईमानी के लिए अपने ही लोगों की जान दांव पर लगा देना किसी तरीके से सही नहीं है। सभी जल्द ही कार्यालय पहुंच चुके थे। उन्होंने कार्यालय की नीचे उतरने वाली सीढ़ियों पर अपने जल्दी जल्दी चलते हुए कदम रखे। कार्यालय के अंदर ही उन्हें सभी आचार्य एक साथ दिखाई दिए। हर कोई किसी न किसी बैठने वाली जगह पर बैठा हुआ था। 4 आचार्य तो कार्यालय में जलने वाली अंगीठी के पास बैठे थे। महिला आचार्य वहां मौजूद सोफे पर विराजमान थीं। 2 आचार्य कार्यालय के कोने में पड़े टेबल के सामने रखी कुर्सियों पर बैठे थे। एक कार्यालय की मुख्य कुर्सी पर। वो कुर्सी आचार्य वर्धन की होती थी, मगर आज वहां आचार्य गैरक बैठे हुए थे, आचार्य वर्धन के सबसे भरोसेमंद साथी। आचार्य गैरक अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे बोले, क्या बात हुई बच्चों, तुम दोनों एक साथ सुबह सुबह यहाँ, सब ठीक तो है? आर्य को यहाँ सभी आचार्य दिखे, मगर वो आचार्य वर्धन को नहीं देख पाया। वो यहाँ कमरे में नहीं थे। हिना आचार्य गैरक की बात सुनकर बोली, मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी थी, एक सबसे बड़ी जरूरी बात जो हमारे पूरे आश्रम के लिए है। हिना की बात सुनकर सभी के चेहरे उसकी ओर घूम गए। हर कोई उसे आशंकित नजरों से देख रहा था। ना जाने वो कौन सी बात करने वाली थी। आचार्य गैरक ने कहा, हाँ कहो बेटी, हम सब यहाँ तुम्हारी बात सुनने के लिए ही बैठे हैं। तुम जो भी कहोगी हम उसे ध्यान से सुनेंगे।
वो यहाँ आश्रम में। हिना बात शुरू कर रही थी कि आर्य ने उसे लगभग बीच में से काटते हुए उसकी बात के साथ दूसरी बात जोड़ते हुए सबको कहा, वो यहाँ आश्रम में इसके भाई के रहने का मन नहीं कर रहा। आर्य के बोलते ही हिना और आयुध उसकी तरफ देखने लगे। दोनों ही उसे मोटी मोटी नजरों से घूर रहे थे। उसने हिना की बात को लगभग बदलकर दूसरी बात सामने रख दी थी, मगर क्यों, कोई भी इसका जवाब नहीं जानता था। आचार्य ग्यारक बोले, मगर ऐसा क्यों, आखिर उसे क्या समस्या है? आचार्य ग्यारक आश्रम के हर एक विद्यार्थी को ठीक से जानते थे। वो आयुध को भी जानते थे। उन्होंने वहां खुद को आयुध पर केंद्रित किया और उससे पूछा, क्यों आयुध, आखिर तुम्हें यहाँ क्या समस्या है? तुम आश्रम में क्यों नहीं रहना चाहते? तुम्हें पता है ना, हम आश्रम में जिन हालातों के साथ रह रहे हैं, उन हालातों के बाद यहाँ से जाने का सवाल ही नहीं उठता। बाहर जाने के बाद तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मौत ही मिलेगी। तुम में इतनी क्षमता भी नहीं कि तुम आश्रम से बाहर जाकर अपना बचाव कर सको। अभी तुम्हें कुछ भी नहीं आता। जहां तक मुझे याद है, शायद तुम सुरक्षात्मक प्रणाली को भी ठीक से नहीं सीखे हो। आचार्य ग्यारक की बात पर आयुध को कोई भी जवाब नहीं सूझ रहा था। मन ही मन वो आर्य को हर वो गाली देना चाहता था जो उसे आती थी। वो उसे मुक्का मारने का मन भी बना रहा था। उसने खुद पर धीरज रखा और कहा, आचार्य, ये बात सच है कि मैं कुछ दिन पहले आश्रम से बाहर जाने के बारे में सोच रहा था। मैंने परसों बाहर जाने की कोशिश भी की थी, मगर इसके बाद मैं इस बात को समझ गया कि बाहर सिवाय खतरे की और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने अपना बाहर जाने का इरादा पूरी तरह से बदल दिया। मुझे इस बात का खेद है कि मैं अपने इस बदले हुए इरादे को अभी तक किसी को बता नहीं पाया, मगर मैं आप सबके सामने कहता हूं कि मैं ये आश्रम छोड़कर नहीं जाना चाहता। मैं यहीं रहूंगा। मैं यहाँ रहकर भोजनालय में खाना बनाने का ही काम करूंगा। वो मेरा मनपसंद काम है और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। हिना को ये सुनकर खुशी हुई, मगर उसे इस बात का अफसोस था कि वो अपनी बात नहीं कह सकी। आर्य ने उसे रोक दिया था और अब वो तब तक अपनी बात को रोकने के लिए मजबूर थी जब तक उसे आर्य से ये पता नहीं चल जाता कि उसने उसे क्यों रोका। वहीं आयुध बोला, और बात रोकने तक तो ठीक था, मगर तुमने मुझे क्यों बीच में घसीटा? मेरे आश्रम छोड़कर जाने वाली बात को क्यों उन सबके सामने किया? मुझे तो वहां जवाब देने के लिए कुछ सूझ भी नहीं रहा था। थक हार कर मुझे आश्रम ना छोड़ने का फैसला करना पड़ा। बताता हूं, आर्य ने गहरी सांस ली और अपने आसपास देखा। वो देखना चाहता था कि उसके आसपास कोई है तो नहीं। फिलहाल उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसने उन दोनों से कहा, तुम लोगों ने वहां मौजूद सभी आचार्यों को देखा था? वहां इस वक्त सभी के सभी 7 आचार्य थे। वो आचार्य जो सफेद चौगा पहनते हैं। इन 7 आचार्यों में से ही कोई एक गद्दार है। एक तरह से तुम वहां सभी से बात करके हमारे आश्रम के गद्दार आचार्य को भी सब बता देने वाली थी। इससे वो सावधान हो जाते और आगे कुछ भी कर लेते। हो सकता था वो सावधान होने के बाद आश्रम छोड़कर भी चले जाएं। अंधेरों से मिले होने की वजह से उन्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। तो फिर इन सब में तुम क्या चाहते हो? क्या हम इस बारे में उनसे बात ही ना करें? हिना ने सवाल किया। नहीं, मुझे वहां आचार्य वर्धन नहीं दिखे। मैं चाहता हूं तुम उनके होने पर सबके सामने बात करो। अगर तुम आचार्य वर्धन के सामने बात करोगी तो दूसरे आचार्य को कोई मौका नहीं मिलने वाला। आचार्य वर्धन अपना फैसला तुरंत ले लेंगे। आयुध आर्य की बात पर बोला, मगर फैसला तो इनमें से भी कोई ले सकता है। आचार्य ग्यारक मुख्य कुर्सी पर बैठे थे। ऐसे में फैसले लेने के सारे अधिकार उनके पास थे और वो तुरंत फैसला लेते भी। लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं है, आर्य बोला। मुझे उनमें से किसी पर भी यकीन नहीं है। हो सकता था खुद आचार्य ग्यारक ही दोषी हों। फिर तो फैसला लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आर्य, इस बार हिना बोल रही थी, हमने कल ही फैसला किया था कि हमें क्या करना है। मैंने तुमसे कहा था कि सब शक्ति मंत्र के लिए गए होंगे, मगर सिवाय एक आचार्य के। ऐसे में उस आचार्य की गैर मौजूदगी अपने आप ये साबित कर देती कि कोई किले में गया था। तुम्हें क्या लगता है जाने वाला आचार्य बेवकूफ था? उसने इसे लेकर कोई ना कोई रास्ता बनाया ही होगा। उसे ये बात अच्छे से पता होगी कि कल को कोई भी कह सकता है कि किले में कोई गया था। ऐसे में वो अपने बचने का रास्ता तैयार करके ही किले में गए होंगे। लेकिन हिना, आर्य एक पल के लिए रुका। तुम इसमें भी काफी आगे का सोच रही हो।
इस तरह की नौबत तो तब आती जब हम ये साबित कर पाते कि कोई किले में गया था। हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं जो ये बताने के लिए काफी हो। बिना सबूत के बात के मायने ही ना रहते। फिर हमारी बातों को तो तुम खुद ही वहम का नाम देती रहती हो। ऐसे में आचार्य भी इसे वहम का नाम देने से नहीं कतराएंगे। लेकिन मैंने तो वहां पैरों के निशान देखे थे ना। ऐसे में वहम वाली बात मुझे हजम नहीं हो रही। हिना ने अपनी नाक ऊपर चढ़ा ली थी और वो पैरों के निशान अब वहां नहीं है। आर्य ने मजबूत पक्ष रखा। यहाँ 24 घंटे कभी न कभी बर्फबारी होती रहती है, हवाएं भी चलती हैं। उन सब में वो पैरों के निशान कब के गायब हो चुके हैं। हिना इस बार बिल्कुल खामोश दर्शक की तरह खड़ी रही। आयुध काफी पहले खामोश हो चुका था। वो दोनों आर्य की बात को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। आर्य का कहना भी बिल्कुल सही है। उन्हें आचार्य वर्धन के होने पर ही बात करनी चाहिए। वो बात की गहराई को समझते हैं और वो उन 7 आचार्यों में भी नहीं आते जिन पर शक है। वो इसलिए क्योंकि वो आश्रम में सुनहरा चौगा पहनते थे। हिना कुछ देर खामोश खड़े रहने के बाद बोली, तो अब हमें आचार्य वर्धन के आने पर बात करनी चाहिए, अगर तुम्हारे हिसाब से सोचकर चलें तो। हाँ, आर्य ने तुरंत अपनी सहमति दे दी। यही हमारे लिए बढ़िया रहेगा। मगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तब तक ज्यादा ही देर हो जाएगी? हमें नहीं पता आचार्य वर्धन वापस आएंगे। वो अगले 3 दिनों में कभी भी आ सकते हैं। तब तक हम क्या करेंगे? आर्य ने अपने ऊपर के होठों को दांतों में दबा लिया। उसने सोचते हुए कहा, तब तक हम 2 काम कर सकते, और दोनों ही काम ऐसे होंगे जो सबूत इकट्ठा करने के लिए किए जाएंगे। क्योंकि आचार्य वर्धन के आने के बाद भी हमें बात साबित करने के लिए सबूत चाहिए। तो पहला काम, हम सभी आचार्यों पर नजर रख सकते हैं। इससे ये होगा, जब भी कोई आचार्य दूसरी बार किले में जाएगा तो हम सबको आगाह कर देंगे। इससे वो रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। और दूसरा, हमें किसी ऐसी चीज के बारे में सोचना होगा जो हमें रंगे हाथों से पकड़ने के सिवाय कोई और दूसरा परिणाम दे। कोई दूसरा सबूत जो बिना आचार्य के किले में जाए ये साबित कर दें कि वो किले में गए थे या फिर कोई भी किले में गया था। मतलब अब हमें सबूत इकट्ठा करना है। आर्य की बात खत्म होते ही आयुध ने अपना तीर फेंक दिया। कोई भी ऐसा सबूत हो जो हमारी बात को साबित करे। वो रंगे हाथों वाला सबूत भी हो सकता है और कोई दूसरा भी जो हम ढूंढेंगे। हाँ, आर्य आयुध को इस बात के लिए शुक्रिया कहना चाहता था कि वो उसकी बातों के मतलब को आसानी से समझ रहा है। मुझे इसमें किसी भी तरह का ऐतराज नहीं। आयुध हिना की तरफ देखते हुए बोला, इसका कहना भी बिल्कुल सही है। हमें पहले सबूत ढूंढने चाहिए। तुम क्या कहती हो हिना? हिना अभी भी गहरी सोच में खोई हुई थी, लेकिन वो आर्य की बातों से काफी पहले ही सहमत हो गई थी। उसने भी हाँ में सर हिला दिया। शायद ठीक ही कह रहा है आर्य। हमें पहले सबूतों पर ध्यान देना चाहिए। कोई भी ऐसा सबूत जो हमारी बात को साबित कर सके, जिससे ये पता चल सके कि कोई आचार्य किले गया था। इसके बाद उसने अपने हाथ में बंधी छोटी फिते वाली घड़ी की तरफ देखा। मुझे पुस्तकालय की सफाई करने की सजा मिली है। तुम दोनों ही अब आश्रम में झाड़ू निकालने का काम करो, क्योंकि गायत्री मंत्र और सरस्वती वंदना का समय निकल चुका है। मैं पुस्तकालय की सफाई करती हूँ। अब हमारी अगली मुलाकात शायद खाने के वक्त पर ही होगी, तो वहां देखते हैं हम इस सबूत ढूंढने वाले मामले में आगे क्या करें। कौन सा ऐसा तरीका या रास्ता ढूंढें जिससे हमें सबूत मिल जाए, जिससे पता चले आखिर कौन है वो आचार्य जो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और हजारों हिंदी कहानियां पढ़ने के लिए डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अध्याय 7, कौन है वो? भाग 2, 3000 बार। दोपहर को खाने का वक्त हो चुका था। खाने का वक्त होते ही आश्रम के सारे विद्यार्थी भोजनालय में जमा होने लगे थे। वहां आर्य और आयुध पहले ही आ गए थे। हिना उनके आने के बाद आई। उसके बाल जालों से भरे हुए थे। आयुध उसे देखते ही बोला, क्या तुम्हें ये नहीं पता सफाई करने के बाद नहाना भी होता है? देखो जरा अपनी खुद की हालत तो देखो। खुद भी गंदगी से भरी हुई हो और बालों का भी बुरा हाल कर रखा है। तुम चुप रहो। हिना ने अपने भाई को चुप करवा दिया। वो एक तरफ जाकर आर्य के बगल में बैठ गई। मुझसे आज इस बारे में कोई भी बात मत करो। मेरा दिन काफी बुरा गया।
मुझे लगा था किताबों की सफाई करना कोई बड़ी सजा नहीं है, मगर जब किताबों की सफाई करने लगी तो पता चला आचार्य वर्धन ने मुझे ये सजा क्यों दी। उफ, ढेर सारी किताबें, नफरत हो गई है अब तो किताबों से। उनसे जितनी धूल साफ कर रही थी वो उतनी ही गंदी हो रही थी। जादुई किताबों ने सालों की गंदगी अपने पास इकट्ठा कर रखी थी। जो किताबें देखने से कम गंदी लग रही थी उनसे भी बाल्टी भरकर कचरा निकला। आयुध को ये सुनकर हैरानी हुई। हमारे आश्रम का पुस्तकालय इस तरह का है, मुझे तो इसका पता ही नहीं था। मैं तो अब तक उसे सिर्फ आम सा पुस्तकालय मानता आया था। एक ऐसा आम सा पुस्तकालय जो बोरिंग, मोटी और बदबूदार किताबों से भरा हुआ था। लेकिन वो जादुई है, हिना बोली। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे भी ये बात आज पता चली है, तब जब मुझे किताबों से ढेर सारी धूल निकलती हुई दिखी। इससे पहले मैं भी उन्हें आम किताबें मानती थी और पुस्तकालय को भी आम ही मानती थी। चलो अच्छा हुआ, कम से कम हम दोनों का वहम तो टूटा। आयुध बोलकर खाने का इंतजार करने लगा। आज उसने खाना परोसने से छुट्टी कर रखी थी, वरना वो सभी को खाना परोस कर ही खाना खाने के लिए बैठता था। जल्द ही तीनों के केलों के पत्तों पर खाना रख दिया गया। तीनों ही खाना खाने लगे। खाना खाते खाते हिना आर्य से बोली, आर्य, मैं पुस्तकालय की सफाई करते वक्त तुम्हारी बातों के बारे में सोच रही थी। तुमने सुबह कहा था हमें कोई भी बात करने से पहले सबूत चाहिए, जिसके लिए तुमने हमें 2 रास्ते बताए थे। पहला रास्ता यह है कि हम सभी 7 आचार्यों पर नजर रखें, जबकि दूसरा रास्ता हम किसी ऐसी चीज का पता लगाएं जो हमारे लिए सबूत का काम करे। हाँ, मुझे ये अच्छे से याद है। उसकी बात सुनने के बाद आर्य ने कहा, मैंने सुबह इसी के चलते तुम्हें किले वाली बात करने नहीं दी थी और ये कहा था कि हमें सबूत के बाद बात करनी चाहिए। हाँ, तो मैंने इसमें कुछ और भी सोचा है, हिना खाना खाते हुए बोली। तुम कह सकते हो कि मैंने तुम्हारे उस आइडिया को थोड़ा बेहतर बना दिया है। कुछ खास बदलाव नहीं किए, बस एक चीज बदली है। और वो क्या? देखो, तुमने 7 आचार्यों पर नजर रखने की सलाह दी थी, मगर हम सिर्फ 3 ही लोग हैं। इसलिए तुम भी ये बात भलीभांति जानती हो कि हम एक साथ सभी 7 आचार्यों पर नजर नहीं रख सकते। तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना हम 7 आचार्यों पर नजर रखने के बजाय सीधे किले पर ही नजर रखें। इससे ये फायदा होगा कि हम बिना 7 आचार्यों पर नजर रखें ये पता लगा लेंगे कौन सा आचार्य किले में जाता है। आयुध के खाना खाने की रफ्तार धीमी हो गई थी। वो हिना की इस बात पर सोचता हुआ बोला, ये तो तुमने एक बेहतर आइडिया दिया है। हम काफी आसान तरीके से गद्दार आचार्य के बारे में पता लगा लेंगे। किले पर नजर रखना 7 आचार्यों पर नजर रखने से ज्यादा आसान है, और इसमें भी हम एक साथ नजर न रखकर बारी बारी नजर रख सकते हैं। कभी मैं, कभी आर्य और कभी तुम हिना। हिना ने अपनी आंखें मटकाई। इस तरह के काम के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। वैसे भी ये कमरे में बैठकर ऊबने से तो ज्यादा बेहतर है। बाहर की ठंड भी मुझे पसंद है। आयुध और हिना दोनों ही आर्य की तरफ देखने लगे। दोनों ने एक साथ आर्य से पूछा, अब तुम्हारा क्या विचार है? तुम इससे राजी हो या नहीं? फिर हिना अकेली बोली, तुम ये मत समझना मैं तुम्हारा आइडिया चुरा रही हूँ। आइडिया तुम्हारा ही रहेगा, बस मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज कर इसे बढ़िया किया है। किले पर नजर रखना हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। आर्य हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, वो बात नहीं है। मतलब आइडिया चाहे तुम्हारा हो चाहे मेरा, बात तो एक ही है। इससे भला तो हमारे आश्रम का ही हो रहा है। इससे बढ़िया और कौन सी बात होगी कि हम आश्रम के एक अंधेरे से मिले हुए आचार्य का पता लगा लेंगे। मैं भी तुम्हारी इस योजना से सहमत हूँ और जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूंगा। आयुध खुशी से थोड़ा तेज आवाज में बोला, ये हुई ना बात। उसके बोलते ही आश्रम के बाकी के लड़के उसे घूर घूर कर देखने लगे। कुछ लड़कियां भी थी जो उसे घूर घूर कर देख रही थी। आयुध ने अपने बालों में हाथ फेरा और चुपचाप खाना खाने लग गया। बाकी के लोग भी अपने अपने खाने की तरफ लग गए। जब सब वापस खाना खाने लगे तो हिना धीमे स्वर में बोली, अभी शाम को युद्ध क्षेत्र के बाद जैसे ही हम खाना खाएंगे वैसे ही हम सब वापस आश्रम की दीवार पर मिलेंगे। आश्रम के सामने वाली दीवार पर, जहां से किले के बारे में साफ साफ पता लग जाता है। वहां से चीजें भी साफ दिखती हैं। आयुध और आर्य दोनों ने इसे लेकर सहमति भर दी। दोनों ही रात को आश्रम की दीवार पर मिलने के लिए तैयार थे। 3000 बार। दोपहर का खाना खाने के बाद सबने आराम किया। इसके बाद युद्ध क्षेत्र में अभ्यास करने के बाद सब रात को खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद आर्य और आयुध जल्दी अपने कमरे में आ गए और आकर दीवार पर जाने की तैयारी करने लगे।
आयुध बड़े से कंबल को समेटता हुआ बोला, ऊपर वाले से इस बात की दुआ करना कि रात को बर्फबारी ना हो। बर्फबारी होने पर हम ज्यादा देर तक बाहर नहीं ठहर पाएंगे। और तुम ऊपर वाले से ये दुआ भी करना कि ठंड भी ज्यादा ना हो। मैंने अपने लिए बड़ा कंबल समेट लिया है, तुम भी एक बड़ा कंबल समेट लेना। रात को कंबल के बिना ठंड नहीं रुकने वाली, तुम उसकी फिक्र मत करो। आर्य ने अपने लिए एक छोटा कंबल उठा लिया। ठंड जैसी चीजें हमारे रास्ते में रोड़ा नहीं बनने वाली। मैं तो इस पर कभी ध्यान ही नहीं देता। ये तो अच्छी बात है। आयुध ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मैं पीने का पानी रख लेता हूँ, खाने के लिए काफी सारे फल हैं, उन्हें भी पैक कर लेता हूँ। दोनों ये सब कर रहे थे कि हिना उनके कमरे का दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हो गई। अंदर उसने आयुध को तैयारियां करते हुए देखा। ये देखते ही उसने आयुध से कहा, तुम तो ऐसे सामान पैक कर रहे हो जैसे हम दीवार पर नजर रखने के लिए नहीं बल्कि पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं। इतना सामान तो कोई पिकनिक मनाते वक्त भी पैक नहीं करता। आयुध हंसने लगा। ये बात तुम कह रही हो मेरी बहन, वो जिसे ठंडी हवा देखते ही अपनी बाहें फैलाकर खड़े रहने की आदत है। हिना ये सुनते ही एक बार के लिए आर्य से अपनी नजरें चुराने लगी। वो ये सोच रही थी कि कहीं आर्य ये ना सोचने लग जाए कि उसकी इस आदत के बारे में सभी को पता है। वैसे हिना को जानने वाले तो इसकी आदत के बारे में जानते थे। उसने बात को संभालते हुए कहा, हाँ तो मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है ये सब। ठंडी हवा में खड़े होने की बात ही अलग है। आर्य, आयुध ने उसका नाम लिया। शायद मेरी बहन ने तुम्हें बताया नहीं होगा कि वो दिमाग से थोड़ा पागल है। तुम जरा इससे अपना ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर तुम भी पागल हो जाओ, फिर मुझे एक साथ दो दो पागलों को संभालना पड़ेगा। आर्य ये सुनकर हंस पड़ा। वहीं हिना ने आयुध को जल्दी जल्दी चलने के लिए कहा। जल्द ही तीनों आर्य के कमरे से बाहर आ गए। इस वक्त तकरीबन 9:30 का वक्त हो रहा था। तीनों जैसे ही बाहर आए उन्हें सरोवर के पास घंटी की आवाज सुनाई देने लगी। हिना घंटी की आवाज सुनते ही बोली, आश्रम के विद्यार्थियों को सरोवर पर इकट्ठा होने के लिए कहा जा रहा है। जरूर आश्रम के आचार्य कोई नई जानकारी देने जा रहे हैं। इकट्ठा होना और नई जानकारी देना। आर्य हिना को भी सवालिया नजरों से देख रहा था और आयुध को भी। आयुध समझाते हुए बोला, मैं बताता हूं तुम्हें आर्य, दरअसल यहाँ आश्रम में आचार्यों को जब भी कोई नई जानकारी देनी होती है तब वो इस तरह से घंटी बजाकर सभी विद्यार्थियों को सरोवर के पास इकट्ठा करते हैं। सरोवर के पास घंटी वाली वो जगह विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए बनी है। ऐसी जानकारी जो आकस्मिक होती है और विद्यार्थियों के लिए किसी नई चीज की तरह होती है। एक तरह से कहूं तो आश्रम के आचार्य हमें सरप्राइज देते हैं। ओह! आर्य ने अपना सिर हिला दिया। सारे ही विद्यार्थी जल्दी जल्दी अपने कमरों से निकलकर सरोवर की तरफ जा रहे थे। हिना ने दोनों को कहा, हम दोनों अभी सामान वापस रख देते हैं, पहले जाकर देखते हैं क्या नई जानकारी दी जा रही है, इसके बाद दीवार पर जाने की तैयारी करते हैं। दोनों ने हामी भर दी। इसके बाद सभी वापस आर्य के कमरे में गए और वहां सामान को रख दिया। सामान रखने के बाद तीनों ही सरोवर की तरफ चल पड़े। सरोवर पर आचार्य ग्यारक, आचार्य वीरसेन के साथ एक ऊंची जगह पर खड़े हुए थे। उनके हाथ में एक लाल रंग का कागज था जो सुनहरे रंग के धागे से बंधा हुआ था। वो उसे खोलकर उसे पढ़कर ही कुछ नया बताने वाले थे। तीनों ही वहां जाकर विद्यार्थियों की भीड़ में खड़े हो गए। जितने भी विद्यार्थी थे सबको इसी बात का इंतजार था कि अब आचार्य कौन सी नई जानकारी देने वाले हैं।